हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। अभी हम लोगों ने जब केवीएस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया था तो देखिए टीजीटी में बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जिसके अंदर हम लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत दिक्कत आया था। जैसे कि हम टीजीटी साइंस की बात करें तो उसमें हमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो क्या इसी तरीके से आप जब DSSB का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। इसी पे आज की वीडियो होने वाली है। तो देखिए मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि जो DSSB की अपकमिंग वैकेंसी है उसमें आप लोगों की पीआरटी और टीजीटी के लिए क्या आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस तरीके से आप यहाँ पे योग्य हो जाएंगे इन फॉर्म को फिल करने के लिए। और सबसे पहले तो ये कि DSSB फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी DSSB के जो एग्जाम्स हैं वो चल रहे हैं और आप मान के चलिए कि 20 मार्च के बाद आपके सारे एग्जाम जब क्लियर हो जाएंगे इसके बाद हम लोगों को मार्च एंड में और अप्रैल की स्टार्टिंग में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और वैकेंसीज आते ही आप मान के चलिए कि 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे अभी सीटेट एग्जाम को जस्ट आपने क्लियर किया है या फिर आपको किसी रीजन की वजह से लग रहा है कि केवी में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता या फिर आपको मेरिट के अंदर आने के चांसेस कम लग रहे हैं तो DSSB की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस साल आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पीआरटी पोस्ट की बात करूं तो पीआरटी के लिए क्या मांगा गया है। पीआरटी के लिए सबसे पहले तो देखिए ग्रेजुएशन का ऐसा कोई सीन है नहीं। ग्रेजुएशन में परसेंटेज का भी यहाँ पे ऐसा हमें क्राइटेरिया नहीं बताया। हमें क्या है, हमें यहाँ पे 12th में कम से कम हमारे 50% होने चाहिए। ये मैं जनरल कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव बोल रही हूँ। अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें रिलैक्सेशन मिलता है परसेंटेज का भी। 12th में क्या मांगा गया है, 12th में कम से कम 50% होने चाहिए। साथ ही साथ आपने डिप्लोमा, डीएलएड, बीएलएड या बीएड इनमें से कोई एक आपका डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वो भी कंप्लीट। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट अभी अपीयरिंग में क्लियर किया है तो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं यहाँ पे DSSB की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कोर्स है ये कंप्लीट होना चाहिए और कंप्लीट कोर्स के साथ आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका पेपर 1 जो है ये क्लियर होना चाहिए। अब DSSB की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो आपको 90 लाना है और अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी में भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पे 90 लेके आना है। यहाँ पे ओबीसी दिल्ली वालों को और साथ ही साथ यहाँ पे SC ST कैटेगरी को 82 में यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी मिल जाती है। इस चीज को आप याद रखिए। इसके अलावा एज का यहाँ पे फैक्टर लिख दिया है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो 30 वर्ष। इसके अलावा यहाँ पे ओबीसी को 3 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है और SC ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे पीआरटी पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। ये क्वालिफिकेशन चाहिए, आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए। अब देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत ना टीजीटी पोस्ट के लिए आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करेंगे या नहीं करेंगे इन सभी चीजों के लिए। जैसे कि टीजीटी यहाँ पे साइंस को DSSB में नेचुरल साइंस बोलते हैं, होता ये साइंस ही है। इसके अलावा टीजीटी मैथ्स हो गया, टीजीटी सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो गया। तो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए टीजीटी जो है आपका जूनियर लेवल में कंडक्ट होने वाली परीक्षा है जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। अब ग्रेजुएशन के परसेंटेज में भी यहाँ पे आप लोगों को डाउट होता है। ग्रेजुएशन में यहाँ पे 45% मिनिमम आपके होने चाहिए। 45 होंगे तो आप यहाँ पे जो है टीजीटी का फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। इसके अलावा बीएड तो होना ही चाहिए। बीएड होगा, इसके बाद बीएड वो भी कंप्लीट यानी कि कोर्स क्या है, कोर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और सीटेट पेपर 2 जैसे कि मैंने पेपर 1 के लिए क्राइटेरिया बताया वही क्राइटेरिया आपका पेपर 2 में भी अप्लाई होता है जो कि आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करूँ तो देखिए टीजीटी नेचुरल साइंस में बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट होता है कि हम लोगों ने ड्यू से यहाँ पे हॉनर्स कर रखा है, हम यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर रही हूं, आप उन्हें जरा देखिएगा। केमिस्ट्री हो गया, एक हो गया आपका फिजिक्स, एक हो गया आपका बायोलॉजी, एक हो गया आपका बॉटनी और एक हो गया आपका जूलॉजी।
अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे फिजिक्स से, चाहे आपने बायोलॉजी से, चाहे आपने बॉटनी से, चाहे आपने जूलॉजी से, इन सभी के लिए आप यहाँ पे टीजीटी नेचुरल साइंस में आप एलिजिबल होते हो। यहाँ पर आपके जो ईयर है वो मैटर नहीं करते कि कितने ईयर आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। कई सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जो कि मैथ्स ऑनर्स किया था उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और टीजीटी नेचुरल साइंस में वो सिलेक्टेड हैं। तो आप इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन में मत रहिए, आप अपनी तैयारी करिए। और हम जब यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो हमारा होता ही है। तो यानी कि आपने अगर साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल हो। प्लस अगर आपके पास मैथ्स ऑनर्स आपने कर रखा है या फिर मैथ्स आपने कम से कम 2 साल तक पढ़ा है तो आप यहाँ पे टीजीटी मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हो। तो ये हो गया टीजीटी मैथ्स के लिए। इसके अलावा सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ, अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका बड़ा दिक्कत होता है कि यहाँ पे हम लोग ना यहाँ पे साइंस के जो यहाँ पे क्राइटेरिया होता है उसमें फिट होते हैं, ना हम आर्ट्स के क्राइटेरिया में फिट होते हैं। पर DSSS में आपके पास भी एक चांस है। अब देखिए यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए कौन एलिजिबल है। अगर आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री यानी कि इतिहास से किया है, पॉल साइंस से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, या फिर बिजनेस स्टडी से किया है, सोशियोलॉजी से किया है, ज्योग्राफी से किया है, या फिर साइकोलॉजी से किया है। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन जो है वो किया है और ग्रेजुएशन में 45% आपके एग्रीगेट है तो आप यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल है। ये आपका जो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का यहाँ पे आप लोगों का कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन रहा है तो आप यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में तो सबको पता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका या तो इंग्लिश से होना चाहिए यानी कि इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए, या हिंदी ऑनर्स होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे संस्कृत ऑनर्स होना चाहिए, तब आप इनके लैंग्वेज के टीजीटी के लिए आप एलिजिबल माने जाते हो। तो देखिए अगर आपके पास ये सभी चीज़ें जो मैंने मेंशन की इनमें से कुछ भी आपके पास है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो आपको इतना तो पता होगा कि हम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे 3 साल तक यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और उसमें बीच बीच में एक सेमेस्टर में बाकी सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपने अपना मेन सब्जेक्ट जो है वो कम से कम आपने 2 साल पढ़ा होना चाहिए, बस यही क्राइटेरिया है। और 2 साल तो आपने पढ़ा है तो आपके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका क्या, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ आपके एलिजिबल हैं। पर आप यहाँ पर अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तब आपके 82 मार्क्स आपका कंसिडर किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे जनरल हैं तो वो तो 90 ही। इसके अलावा OBC हैं अदर स्टेट के, चाहे आप सेंट्रल लिस्ट में क्यों ना आते हो तो भी आपको यहाँ पे 90 मार्क्स में आपको यानी कि एज अ जनरल कैंडिडेट यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। बट अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आप लोगों का एक डाउट आ रहा था जैसे कि KVS में इंटरव्यू होता है, यहाँ इंटरव्यू नहीं है, यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा जॉब लोकेशन दिल्ली में ही होगा और जो वैकेंसी है इसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया। साथ ही साथ यहाँ पे ना वुमेन्स के लिए कोई 10+ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इस तरीके से मेंशन नहीं है। पर अगर आप इस बार के न्यू रिक्रूटमेंट को देखें जो कि आपका जल्द ही आएगा, अगर उसमें हमें दे रखा हो तो मे बी आपका इस चीज़ का बात कह सकते हैं। बट बाकी जो आपका PRT के लिए और TGT के लिए जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दिक्कत होता था, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इस चीज़ को देख सकें। इसके अलावा आप यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के टेंशन में मत रहिए, यहाँ KV की तरह नहीं है। यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मीन्स आपने कम से कम 2 साल तक पढ़ा है ये सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे इन पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हो। अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर सकते हो क्योंकि देखिए TGT के क्वेश्चन पेपर का लेवल कभी आपका 10th क्लास तक का होता है, कभी आपका 12th स्टैंडर्ड तक भी चला जाता है। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।